और बच्चों चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? बिजनेस कोलैबोरेशंस। अब जो बिजनेस कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? बिजनेस एग्रीमेंट। और आपको पता है आज के टाइम में आप कोई भी कंपनियां बनाओ, कंपनी में जब आप कोई भी काम आप करोगे, कोई भी कंपनी आप कोई भी बिजनेस आप करते हो, तो बेटा आपको हर फील्ड में परफेक्ट होना पड़ता है। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कह सकते हो कि नेटवर्क के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग हो। तो क्या लगता है, क्या आज के टाइम में कंपनी अगर काम करती है तो क्या वो कंप्लीट हर फील्ड में क्या वो परफेक्ट हो जाती है? तो कहीं ना कहीं तो लैकिंग करती है। थोड़ा वो जो लैकिंग वहां पे आती है ना, तो उस लैकिंग की वजह से कंपनी कहीं ना कहीं क्या बच्चों लॉस होता है, कस्टमर लॉस हो जाते हैं, सप्लायर से गुड्स टाइम पे नहीं मिल पाता है, एडवर्टीजमेंट से ब्रांड इमेज खराब हो जाता है कई बार अगर सही प्रॉपर टाइम पे ना किया जाए। तो ऐसी कंपनी बेटा पता क्या करती है, दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेती है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कंपनी नाम तो सुना होगा वैसे, वोडाफोन। ठीक है, अब तो उसका नाम वी हो गया। ठीक है, और एक कंपनी होती है पहले आइडिया। तो दोनों कंपनी ना अलग अलग काम करते थे। अब उन्होंने देखा कि भाई वोडाफोन के पास पैसा बहुत ज्यादा है, आइडिया कंपनी के पास नेटवर्क बहुत अच्छा है, या फिर आइडिया कंपनी की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है। तो क्या लगता है, क्या ये दोनों कंपनियां कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम मिलके काम करेंगे? क्लियर बच्चों पॉइंट यहाँ पर? तो जब दोनों कंपनियां आपस में मिलके अपने आइडिया शेयर करते हैं, फाइनेंस के सोर्सेज शेयर करते हैं, मार्केटिंग शेयर करते हैं, एडवर्टीजमेंट शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो बेटा उसी को ही क्या वर्ड बोला जाता है? बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स अ पॉइंट बेटा यहाँ पे। तो अगर जो यहाँ पे बिजनेस कोलैबोरेशन की बात करें, तो बेटा देखो बिजनेस कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? दो कंपनी में जो ले लेते हैं, दो एंटिटी ले लेते हैं, एंटिटी वन और एंटिटी नंबर टू। और ये दोनों एंटिटी बेटा क्या करती है, आपस में मिलके एक एग्रीमेंट करती है। मतलब वैसे देखा जाए तो दोनों बेटा यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन ये फिर भी दोनों मिलके यहाँ पे एक एग्रीमेंट करते हैं। और ये एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं कि हम अपने आइडिया आपस में शेयर करेंगे, या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, या फिर हम मनी शेयर करेंगे, या फिर हम मैनेजमेंट शेयर करेंगे, या फिर मार्केटिंग शेयर करेंगे। मतलब ये सब चीज जहां पे कहीं ना कहीं इनके बीच में एक एग्रीमेंट वहां पे किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली बेटा ये जो दोनों जो एंटिटी है, ये मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम ना मिलके काम करेंगे। क्लियर? और मिलके काम करने में जो भी हमारे आइडियाज है, मनी है, मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, हम वो आपस में शेयर करके फिर मार्केट को कैप्चर करेंगे। ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स द पॉइंट बेटा यहाँ पे। अब जैसे आपने कुछ इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले आपको पता है एक डिज्नी और एक हॉटस्टार दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन दोनों ने देखा कि अगर हम अलग अलग मार्केट में जाएंगे तो वहां पे कंपटीशन को के रिगार्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया, मिलके काम करते हैं। दिस इज ऑल्सो द कोलैबोरेशन। ठीक है यहाँ पे, कि जहां पे वो मिलके वहां पे काम करते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस कोलैबोरेशन। पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पे बेटा जब यहाँ पे इनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, किस चीज के रिगार्डिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम अपने आइडिया शेयर करेंगे, मार्केटिंग शेयर करेंगे, तो बेटा इसी को ही हम वर्ड बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड बिजनेस कोलैबोरेशन। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा इसको? हम बिजनेस कोलैबोरेशन उसको यहाँ पे कहा जाता है। हाँ, एंटिटी अलग रहेंगी। वो तो फिर आपका अगर दोनों को एक बनाओगे फिर तो मर्जर एंड अमलगमेशन पे आपका आ गया है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, दोनों एंटिटी अलग अलग है, बट दोनों ने मिलके काम करने का डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलके वहां पे काम करेंगे, और एग्रीमेंट वहां पे किया जा रहा है। अब जो डिपेंड करता है बेटा कि ये जो एग्रीमेंट दो एंटिटी के बीच में हो रहा है, ये दो एंटिटी कौन कौन सी यहाँ पे हो सकते हैं। तो याद है बेटा पे तीन तरह के बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकते हैं। ठीक है यहाँ पे, जिसमें बेटा पहला नाम होता है दिस कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल बिजनेस कोलैबोरेशन। नंबर टू, दैट्स कॉल्ड द वर्टिकल बिजनेस कोलैबोरेशंस। और थर्ड होता है बेटा दैट इज द इंटरसेक्शनल इंटरसेक्शनल बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है जी यहाँ पे। तो देखो तीनों में जो यहाँ पे मेन डिपेंड क्या करता है कि जो एंटिटी जो बेटा आपस में जो एग्रीमेंट कर रही है वो कैसे यहाँ पे ली जा रही है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, या तो हो सकता है कि जो दो एंटिटी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो दोनों सेम बिजनेस से मैटर करती है। अब जैसे वोडाफोन और आइडिया, वैसे तो ये मर्ज हो गई थी, लेकिन मैं लेके चलता हूँ सपोज इनके बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, तो मुझे बताओ क्या दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वहां पे? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो अलग अलग लिया गया। तो सबसे पहले बेटा देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, अगर वो जो एग्रीमेंट हुआ है दो एंटिटी के बीच में,
और वो दोनों एंटिटी अगर बेटा सेम बिजनेस के रिगार्डिंग अगर काम करती हैं तो बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल बिजनेस कोलैबोरेशन। क्लियर? अब आपने एक नाम सुना है डीएलएफ, डीएलएफ कंपनी जो फ्लैट्स बनाती है, लैंड लेके ना वही काम करती है। एंसल ये भी यही काम करती है। अब मुझे बताओ कि डीएलएफ और एंसल दोनों मिलकर कोई एग्रीमेंट करे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो कौन से वाला कोलैबोरेशन होगा? इसे बोला हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों कंपनी क्या सेम बिजनेस के रिगार्डिंग मैटर करती नहीं करती बेटा पे। तो देन बच्चा पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा बेटा कि जहां पे जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो बिजनेस कोलैबोरेशन किया जा रहा है, अगर वो बिजनेस कोलैबोरेशन बेटा अगर होता है बिटवीन द सेम बिजनेस, एग्रीमेंट बिटवीन द सेम बिजनेस, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है? और इसमें जो वही आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो डीएलएफ कंपनी का और एंसल कंपनी का बेटा मर्जर मतलब एग्रीमेंट होता है। ठीक है? यहाँ पे कोई भी ऐसे एग्जांपल जिसमें दोनों सेम बिजनेस के रिगार्डिंग मैटर करते हैं और वो मर्ज हो रहे हैं। बेटा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है? सेकंड वन बेटा देखो वर्टिकल मतलब क्या होता है, आपको पता है जब भी हम जो कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बेटा एक सप्लाई चेन होती है। डू यू नो सप्लाई चेन क्या होती है? भाई गुड्स आता है, बनाया जाता है, फिर आगे सेल किया जाता है, कुछ ऐसे ही होता है ना वहां पे। अब जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं कि भाई आप पहले गुड्स सप्लायर से लेते हो, ठीक है? सप्लायर के बाद उसको फिर बनाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो मतलब मैन्युफैक्चरर वहां पे आ गए। फिर मैन्युफैक्चरर के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कुछ ऐसे होता है ना सप्लाई चेन, सुना होगा आपने। ठीक है? कि गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर आगे डीलर्स आते हैं। मुझे बताओ क्या हर किसी का सेम काम होता है? नहीं ना, सेम बिजनेस में कोई है। अब जैसे इसी बताओ, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिठाई बना रही है, एक शॉप है मिठाई बनाती है वो। ठीक है? कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल स्वीट्स। तो मुझे बताओ क्या वो जो मिल्क है वो बाहर से परचेज करती है, खुद ही बनाती है? बाहर से परचेज करती है। ठीक है? यहाँ पे तो इसका मतलब सप्लायर जो है बेटा वो मिल्क प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो अग्रवाल स्वीट्स है वो क्या बनाती है? मिठाई बनाती है। तो इसका मतलब इनकी दोनों के बीच सप्लाई चेन हो गए नहीं हो गए यहाँ पे, कि वहां से मिल्क आता है तो ही मिठाई वहां पे बन पाती है। मुझे यहाँ पे देखो कैसे जो मर्ज हो रहा है, मान लो बेटा ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये एग्रीमेंट कर लेती है सप्लायर के साथ। ठीक है? यहाँ पे तो इसका मतलब कैसे बच्चों एग्रीमेंट किया जा रहा है, सेम बिजनेस नहीं है लेकिन क्या वो उसी सेम सप्लाई चेन का पार्ट है या नहीं है? मतलब या तो सप्लायर मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरर सप्लायर से एग्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वही मैंने जो एग्जांपल है बेटा, सपोज अग्रवाल स्वीट्स जो दूध सप्लाई करता है, अग्रवाल स्वीट्स को जो मिल्क सप्लाई करता है, अगर वो उसी के साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई तुम्हारी बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं या फिर इसका ये रहेगा, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ अल्टीमेटली वो सेम बिजनेस में कर रहे हैं या फिर सप्लाई चेन में कर रहे हैं? सप्लाई चेन में कर। अगर मैं इससे जो सेंटर का एग्जांपल लेता हूं, अब यहाँ पे आपकी लोग की जो बुक प्रिंट होके आती है, ठीक है? तो प्रोसेस क्या रहता है, आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, आपकी बुक बाहर किसी एक फोटोकॉपी वाले शॉप से हम प्रिंट आउट करवा के फिर आपको देते हैं। अगर मान लो फोटोकॉपी वाले के साथ हम एग्रीमेंट कर ले कि तुम ना एक काम करो, सारा काम हमारे लिए करोगे, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, सारा काम हम करो, आप करोगे। क्लियर? तो मुझे बताओ क्या मैंने सेम बिजनेस के साथ एग्रीमेंट किया है या फिर सप्लाई चेन के पार्ट में एग्रीमेंट किया है? बेटा इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वर्टिकल बिजनेस कोलैबोरेशन। हाँ जी। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट क्या किया है। वो तो हम अपने एग्रीमेंट की बात करें कि हमने क्या एग्रीमेंट किया है। ठीक है? उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या टर्म्स वहां पे ली जाती है। क्लियर? अब जैसे इसमें एक सेकंड मुझे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? डीएलएफ कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। डीएलएफ कंपनी क्या काम करती है? फ्लैट्स बनाती है। लेकिन क्या फ्लैट बनाने के लिए उसको सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी, है ना? अब मान लो बच्चों ये जो डीएलएफ कंपनी ना ये आदित्य बिरला सीमेंट यूज करती है। पता है यहाँ पे आदित्य बिरला सीमेंट डीएलएफ कंपनी में आता है और फिर डीएलएफ कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करती है। मुझे बताओ ये दोनों सेम बिजनेस हैं या डिफरेंट बिजनेस है? डिफरेंट है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे ना सपोज इन दोनों के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा? तो बेटा इसको बोलेंगे वर्टिकल बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है? अगर डीएलएफ के बिल्कुल सेम बिजनेस वाले से करोगे तो हॉरिजॉन्टल, बट जो उसकी सप्लाई चेन पार्ट में आता है उसको क्या नाम बोल दिया जाएगा? वर्टिकल। बेटा उसको बोल दिया जाएगा दिस इज द पॉइंट नंबर 2।
ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कह सकते हो वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, जिन बिजनेस के बीच में जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल बिजनेस कोलैबोरेशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों बेटा आपको? हॉरिजॉन्टल सेम बिजनेस, वर्टिकल सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन में कुछ भी हो सकता है, सप्लायर मैन्युफैक्चर से करे या मैन्युफैक्चर सप्लायर से करे, बात एक ही है। वर्टिकल में वो आएंगे। थर्ड आता है बेटा इंटरसेक्शनल। ठीक है जी, यहाँ पे आपने एक कंपनी नाम, अगेन फिर से नाम ले लो, डीएलएफ। ठीक है, और आपने एक कंपनी नाम सुना है क्वालिटी। क्या करती है क्वालिटी कंपनी? आइसक्रीम। मतलब ये कंपनी रियल स्टेट में है, ठीक है, ये कंपनी आइसक्रीम प्रोवाइड करती है, और डीएलएफ कंपनी इस आइसक्रीम वाली कंपनी से एग्रीमेंट कर रही है कि भाई हम जितने भी फ्लैट हम सेल करेंगे ना, तो उन सब कस्टमर को हम आपकी ही आइसक्रीम प्रोवाइड करेंगे। अब बताओ बेटा, ये जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, बिटवीन द सेम बिजनेस या सप्लाई बिजनेस या बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस? बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है नहीं है। और जहां बेटा बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, तो बेटा उसको नाम बोलते हैं इंटरसेक्शनल बिजनेस कोलैबोरेशन। तो तीन तरह के क्या ले लिए? एग्जिटिस आइडेंटिकल बिजनेस के बीच में एग्रीमेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल, सप्लाई चेन वालों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो वर्टिकल, और कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस के बीच में एग्रीमेंट होता है बेटा इंटरसेक्शनल, उसको बिजनेस कोलैबोरेशन यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस वालों के बीच में एग्रीमेंट किया जा रहा है। एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट बिजनेस। अभी इसका जो इंटरसेक्शन का एग्जांपल लेता हूं, अभी आपने एक लेटेस्ट आपने सुना भी होगा, रतन टाटा की डेथ से पहले, ठीक है, टाटा का और बीएसएनएल का एक एग्रीमेंट हुआ था। अभी तो बीएसएनएल के जो जियो ने जो प्राइस बढ़ाया था, तो वहां पे टाटा कंपनी ने बीएसएनएल कंपनी ने एग्रीमेंट किया था कि भाई हम आपके जो प्लान है वो सस्ते में बेचेंगे और पब्लिक को फायदा देंगे वहां पे। क्या टाटा कंपनी इस लाइन में है? टेलीकम्युनिकेशन लाइन में है क्या टाटा कंपनी? है क्या? नहीं ना। तो वो क्या पहली बार एंटर कर रही है, नहीं कर रही है, डिफरेंट बिजनेस में एंटर कर रही है, नहीं कर रही है इसके साथ? समझ में बढ़िया बेटा। तो वो कौन से बिजनेस कोलैबोरेशन में आएगा? वो आपका इंटरसेक्शनल बिजनेस कोलैबोरेशन वहां पे आएगा। क्लियर बेटा पॉइंट यहाँ पर? तो तीन तरह की जो चीजें यहाँ पे ली जाएंगी, तो तीन तरह के बिजनेस कोलैबोरेशन होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन नंबर टू वर्टिकल, नंबर थ्री इंटरसेक्शनल। क्यों? टाटा और बीएसएनएल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लो टाटा बीएसएनएल बन गया, ठीक है, उसके बाद फिर टाटा बीएसएनएल बाद में जियो कंपनी कर रही है, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। अभी हम करंटली किसकी बात करें? सिर्फ टाटा एग्रीमेंट की, टाटा की और बीएसएनएल के एग्रीमेंट की बात करें, उसको क्या नाम बोलेंगे? तो उसको क्या नाम बोला जाएगा? इंटरसेक्शनल बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है यहाँ पे। तो यही बस बच्चों यहाँ पे तीन चीजें आपको बच्चों बताई गई है कि एग्रीमेंट जो होता है वो किस किस के बीच में होता है। और भी चीजें आएंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो बेटा एक बिजनेस में एंटर करने का क्या क्या तरीका है, तो चलो जी पढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस कोलैबोरेशन का मतलब आपको क्या बताया गया? तो क्या बेटा मीनिंग बताया गया, चेक करो। बिजनेस कोलैबोरेशन मतलब दो और टू या उससे ज्यादा एंटिटी बेटा क्या करती है? वर्क टुगेदर। कैसे करती है? आइडिया शेयरिंग करती है। ठीक है, थिंकिंग टू अकम्प्लिश ए कॉमन गोल इज नोन एज कोलैबोरेशन। ठीक है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे कोलैबोरेशन कहा जाता है। दैट्स योर पॉइंट। याद रखोगे वर्ड? हाँ जी। अब कोलैबोरेशन जो अलग अलग होता है, सबसे पहले क्या नाम लिया गया? बता दो जी। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सेम। वेरी गुड। तो बिजनेस जहां पे सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया, मतलब जो एक ऐसा बिजनेस जो सेम फंक्शनल एरिया करता है बेटा, अगर वो एग्री कर रहे हैं कोलैबोरेट करने के लिए इस तरीके से कि हमारे जो हम कॉम्पिटेंसी जो कर रहे हैं ना वो इंप्रूव हो पाए। कॉम्पिटिटर है ना वो आपस में, तो कॉम्पिटिशंस को अपने इंप्रूव करने के लिए कि अगर हम मिलके काम करेंगे, ठीक है जी, तो बेटा उसको क्या नाम बोल दिया जाएगा? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। ठीक है यहाँ पे। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा टेलीकॉम मार्केट में तो सबसे ज्यादा देखते होगे आप। कभी एयरसेल हुआ करते थे, डोकोमो हुआ करता था, सुना कभी डोकोमो? टाटा डोकोमो एक कंपनी थी पहले जो टेलीकम्युनिकेशन पार्ट में थी। ठीक है, एयरसेल हुआ करता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी पहले हुआ करती थी, सब खत्म होती चली गई। ठीक है जी यहाँ पे। तो देन बेटा वहां पे, तो ये कहीं ना कहीं कई बार जो कोलैबोरेशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है?
इंप्रूवमेंट करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन में रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बेटा वर्टिकल क्या होता है बता दो। वेरी गुड। तो यहाँ पे कोलैबोरेट होता है विद द कंपनी इन इट्स द सप्लाई चेन, और ये कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहा है तो मतलब सप्लायर डाउन जा रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो कौन सा हो गया वो डाउनवर्ड। अगर डिस्ट्रीब्यूटर किससे कर रहा है एग्रीमेंट, सप्लायर से कर रहा है, तो क्या बन जाएगा वो, तो दोनों चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो बेटा उसको क्या नाम बोल दिया जाएगा, वर्टिकल कोलैबोरेशन उसको कह दिया जाएगा। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स कॉल्ड बेटा उसको वहां पे वर्टिकल कोलैबोरेशन कहा जाएगा। इजी फाइन। ठीक है जी, तो जो लिखा गया है कि बिजनेस में जो वहां पे कहीं ना कहीं अपना जो सप्लाई चेन में रिस्क होता है उसको कम करने के लिए, प्राइस कम करने के लिए बेटा वहां पे ये चीज की जाती है। ठीक है, ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम वहां पे लगे। थर्ड वन इंटरसेक्शनल, तो इसमें वर्ड याद रखना, क्या वर्ड बोलोगे, डिफरेंट फंक्शनल एरिया। ठीक है, कि जो एक स्पेशल नॉलेज लेने के लिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर बेटा उसको बोलते हैं दिस कॉल्ड द इंटरसेक्शनल, कि जो एक नए एरिया में एंटर करना चाहते हैं। यहाँ पे उनको उस बिजनेस से कोई लेने देना नहीं है, बट एक नई बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो ये सेंटर जो है बीसीसी, अगर ये किसी कैंटीन वाले से एग्रीमेंट करता है कि भाई हम यहाँ पे आपको स्पेस देंगे और आपको यहाँ पे कैंटीन बनानी है, हाँ जी, कौन सा कोलैबोरेशन आएगा, इंटरसेक्शनल। ठीक है, यहाँ पे तो उसको इंटरसेक्शन में कवर करें। चलिए बेटा फाइन, यहाँ पर फोटोकॉपी वाले के साथ करेंगे तो, किसी और कोचिंग सेंटर वाले से बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल। याद रखोगे वर्ड बेटा यहाँ पे, तो 3 तरह ले लिए। इसके अलावा जो और भी चीजें होती है, मतलब ये तो 3 चीजें बता दी, बिजनेस कोलैबोरेशन में और भी चीजें आती है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ज्वाइंट वेंचर, कि जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलके काम करते हैं। ऑब्वियसली जो ज्वाइंट वेंचर होता है ये भी सेम थिंग, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा या इंटरसेक्शनल होगा, यही होगा ना वहां पे। तो चेक करो बेटा क्या लिखा गया, 2 और मोर बिजनेस बेटा क्या करते हो, एक जब एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं तो वो जो नई कंपनी होती है बेटा वो क्या बनती है, ऑन लीगल एंटिटी वहां पे बनती है। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं इसके अलावा लेता हूँ बेटा थर्ड फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पे लिया गया, अभी ये वैसे तो टॉपिक आपको बाद में डिटेल में आएगा। दैट इज द जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर भी जो कहीं ना कहीं बिजनेस कोलैबोरेशन का ही पार्ट होता है। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, दो कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इन दोनों ने ना मिलके एग्री किया, एग्री टू शेयर द बिजनेस, कि हम प्रॉफिट लेंगे या तो बिजनेस या कोई पर्पस, कुछ भी जो शेयर करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट वहां पे कर लिया। अब आपको पता है एग्रीमेंट दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, मतलब जो ये बेटा ज्वाइंट वेंचर किया जाता है ना, ये हमेशा दो तरह का ज्वाइंट वेंचर होता है। एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, बाद में आएगा पढ़ेंगे हम डिटेल में बेटा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, और एक हम नाम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द इक्विटी ज्वाइंट वेंचर। ठीक है जी, तो क्या क्या बेटा वर्ड आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल और इक्विटी। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है बेटा कि जहां पे जेवी हमने कर लिया ना, ज्वाइंट वेंचर कर लिया, लेकिन वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बना के काम नहीं कर रहे, मतलब दोनों कंपनी कैसे काम कर रही है, बस एक एग्रीमेंट बनाया और काम शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उसको क्या नाम बोलते हैं। लेकिन जहां पर ना दोनों कंपनी डिसाइड करती है हम एक तीसरी कंपनी बनाएंगे, और वो तीसरी कंपनी जो बनाएंगे वो एक जेवी कंपनी बनाएंगे हम। क्लियर, तो मुझे बताओ क्या अब वो जो काम कर रहे हैं क्या वो एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बना के काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं इक्विटी ज्वाइंट वेंचर। तो जहां पे बेटा याद रखना कि वो जो जेवी जो किया गया है वो सिर्फ जो चलता रहेगा, जो फॉर्म किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगर वो सिर्फ एज पर कॉन्ट्रैक्ट चलता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप कोई भी अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाते हो बेटा उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। और जहां पे आप एक जेवी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट कर देते हो, या तो बेटा उसको बोलते हैं इक्विटी जॉइंट वेंचर। तो बिजनेस कोलैबोरेशन दोनों ही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, दोनों ही है। आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, एवरी जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस कोलैबोरेशन। यहाँ बेटा आपका लिया गया टॉपिक, बेटा और बेटा किसी को, ठीक है। और ये बच्चे जो टॉपिक दे रखे हैं जॉइंट वेंचर, ये अभी बाद में इसी चैप्टर में आपका लास्ट में बहुत डिटेल में आने वाला टॉपिक है आपका, जिसमें अभी सारी चीजें आप पढ़ोगे कि जॉइंट वेंचर में क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे कवर की जाती है।
इसका हाँ, तो वो डिजाइन में थे, वो भी बिजनेस कोलैबोरेशन है, आइडिया शेयर करते हैं वो भी, ठीक है। इवन इवन मारुति सुजुकी, ठीक है। तो ये कंपनी दोनों अलग अलग है ना, बट इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कभी देखना कि इनकी जो बाइक्स होती हैं वो अलग चलती है। सुजुकी, कभी मारुति सुजुकी की बाइक नहीं बोलते, मारुति की बाइक है, सुजुकी की बाइक आती है। इनका जो एग्रीमेंट हो रहा है वो गाड़ी के रिगार्डिंग हो रहा है। तो वो सब चीजें टेक्निक शेयर कर रहे हैं, आइडिया शेयर करते हैं, तो ये सब कौन सी किसी में चलता है, वो बिजनेस कोलैबोरेशन में चलता है। कभी जज किया आपने कि मारुति कंपनी अलग है, सुजुकी कंपनी अलग है, बट हम जब कंपनी के उसके गाड़ी के रिगार्डिंग बोलते हैं तो पूरा एक साथ वर्ड बोलते हैं, मारुति सुजुकी, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द पॉइंट। बहुत सारे बेटा आज के टाइम में, मतलब हर कोई बिजनेस करता रहता है आज के टाइम में एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे अनलिमिटेड एग्रीमेंट होते हैं आज के टाइम में, क्लियर बेटा पॉइंट यहाँ पे। बोलो भाई, समझे बच्चों वर्ड, क्लियर। तो इसके अलावा बेटा देखो एक तरीका और है जहां पे आप बिजनेस कोलैबोरेशन कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना, सब्सिडरी कंपनी। क्या होती है बता दो, सब्सिडरी कंपनी मतलब आप ऑब्वियस है एक कंपनी को कंट्रोल करते हो, मोर देन 50% लेके कंट्रोल कर लिया। अब उस कंपनी को जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से काम करेगी नहीं करेगी, करेगी ना वहां पे। इसका जो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूं, आपने एक कंपनी नाम सुना है L&T? हाँ, L&T, एंड नहीं, हाँ अभी रिसेंटली हुआ है, हाँ ठीक है। तो उसमें जो कंपनी नाम था लार्सन एंड टर्बो, और इस कंपनी ना दो बिजनेस हुआ करते थे पहले। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूँ लार्सन टर्बो, इस कंपनी के दो बिजनेस होते थे। ये कंपनी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम करती है, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, तो ये किसी का काम है, L&T का काम है ये। कभी आप देखना ये जो रास्ते में बोर्ड लगे होते हैं ना, वहां लिखा होता है L&T ग्रुप करके लिखा होता है वहां पे वर्ड। तो L&T के ना बेटा दो बिजनेस थे, एक कंस्ट्रक्शन का काम था और सीमेंट का काम था। मतलब खुद भी सीमेंट बनाती थी और वही सीमेंट आगे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करती थी वो आगे। तो बाद में क्या हुआ बेटा, आपने एक बंदे का नाम सुना है, पर्सन का, कुमार मंगलम बिरला, सुना है नाम? तो बेटा कुमार मंगलम बिरला ने क्या किया, इस कंपनी के 26% शेयर्स खरीद लिए। कितने शेयर्स खरीद लिए? अब बेटा 26 खरीदने से ना, अब आपको पता है अकेला वो 26% शेयर्स होल्ड करता है, तो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या उसका कंपनी में कंट्रोल आएगा नहीं आएगा। तो बेटा उसने L&T कंपनी में ना, जहां जहां पे कंपनी में SR पास करना चाहिए था, अब SR के लिए तो आपको पता है 75% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कुमार उन बिना पास होने ही नहीं देता था। L&T कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़े परेशान हो गए कि क्या करे, ये तो कुछ काम करने ही नहीं देता है, हर चीज में ऑब्जेक्शन कर देता है, और कर भी सकता है भाई, 26% वोटिंग वहां पे ले रहा है, क्लियर। तो बाद में ये बेटा कंपनी, मतलब L&T कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और कुमार मंगलम बिरला की एक मीटिंग होती है, और उसमें उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब मुझे बताओ, कुमार मंगलम बिरला ने L&T कंपनी को किस तरीके से कंट्रोल किया, एग्रीमेंट करके कंट्रोल किया था, इक्विटी शेयर्स करके लिया था, यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिया गया। और आपको पता है उसके बाद कुमार मंगलम बिरला ने क्या हुआ था, बिरला ने कहा था कि भी मैं अपने ना ये शेयर्स बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, बस मेरी एक टर्म है, और मेरी टर्म्स ये है कि तुम अपना जो L&T का जो सीमेंट वाला बिजनेस है ये मुझे सेल कर दो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, उसने कहा ठीक है मना कर दो, फिर झेलो मुझे, जितनी भी ज्यादा मीटिंग होगी झेलो फिर मुझे वहां पे। तो उसके बाद L&T कंपनी को बेटा मजबूरन, मतलब एक एग्रीमेंट करना पड़ा था, और अपना सीमेंट वाला बिजनेस बिरला को उन्होंने सेल किया था, और उसी सीमेंट का आज के नाम है आदित्य बिरला सीमेंट। तो पहले L&T सीमेंट हुआ करता था, उसका नाम क्या बन गया, आदित्य बिरला सीमेंट, ठीक है। और देन उसके बाद फिर उन्होंने वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट वहां पे किया था। तो ये सब जो वहां पे वो मुझे बताओ, क्या वो भी एक बिजनेस कोलैबोरेशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो दैट्स अ पॉइंट बेटा में। तो एग्जाम में अगर आता है बेटा, तो बिजनेस कोलैबोरेशन किस किस तरीके से हो सकता है, तो एग्जाम में से पूछ सकता है। तो इसमें टोटल 5 पॉइंट लिख के आ जाना। पहले 3 तो वही सेम, कौन कौन से आएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, फिर कौन सा आएगा, जॉइंट वेंचर, और लास्ट में जो कैसे यहाँ पे कर सकते हो आप, मतलब कहीं पे आप एक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करके वो एक अनदर बिजनेस में वहां पे आप एक माइनर इक्विटी स्टेक आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो एक कंपनी को इस तरीके से भी बेटा वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है, दैट्स योर पॉइंट, इजी माइंड, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये था बेटा यहाँ पे इस चैप्टर का बेसिक, अभी तक से बेसिक कवर हुआ है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, बिजनेस कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, आपको बताया गया। लेकिन बेटा अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ ना बेटा, तो इस चैप्टर में चेक करते हैं कि आपके यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो इस चैप्टर में बच्चों मैं टोटल आपके ना 3 टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, 3 टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे, जिसमें पहला टॉपिक आएगा, दिस इज कॉल्ड द फॉरेन कोलैबोरेशंस।
मतलब बिजनेस कोलैबोरेशन तो हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है? एक फॉरेन एंटिटी के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। सेकंड यहाँ पे पॉइंट आएगा, दैट इज ज्वाइंट वेंचर, जो भी आपने वर्ड पढ़ा था, ये जो वर्ड यहाँ पे आएगा इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। और तीसरा जो वर्ड आएगा, आपने अगर एक वर्ड सुनाओ, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये बेटा तीन टॉपिक ना आपके इस चैप्टर में आपके कवर किए गए हैं बस। और जैसे ही तीन टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। और इस चैप्टर में वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें ज्वाइंट वेंचर, वो अच्छे से करके जाना है आप। करना तो सारा ही है, ये मत सोचना कि छोड़ के जाना है। ज्यादा नहीं है, 6 से 7, 2 क्वेश्चन इसके आधे ज्यादातर 3 मार्क्स के। ठीक है, तो इसकी बेटे 6 to 8 मार्क्स की लिख लेना बेटा, इससे ऊपर की नहीं है। बोलो भाई, समझ वर्ड करें स्टार्ट। ठीक है जी। तो यहाँ से बेटा देखो, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1 फॉरेन कोलैबोरेशन का सबसे पहले स्टार्ट होगा। क्या कर देखो, क्या क्या बताएगा, उसका मीनिंग, प्रोविजंस, ठीक है, कितने टाइप्स के फॉरेन, क्या क्या उसके लिए फीचर्स, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कितने टाइप्स का फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है जी। तो ये सब इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। और इसके लिए फॉरेन के क्या क्या रूल, मतलब फेमा में क्या क्या रूल्स के बताए गए हैं। दूसरा जो इसके बाद आएगा बेटा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस क्या है ज्वाइंट वेंचर करने के, डिसएडवांटेजेस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी पड़ती है जो ज्वाइंट वेंचर हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करने के तरीके क्या क्या होते हैं बताए, तो एक इक्विटी होता है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट की इसके लिए क्या क्या पॉलिसी है। और तीसरा जो टॉपिक आएगा बेटा यहाँ पे लास्ट में, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो बस यही एक छोटा सा चैप्टर जो हमें करना है बेटा। ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी चैप्टर यहाँ पे जो हम करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो जी स्टार्ट करते बेटा। यहाँ पे स्टार्ट करते हुए जहाँ पे कि क्या क्या चीजें जहाँ पे आपको बताई गई है इसके अंदर। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आ रहा है जी फर्स्ट टॉपिक, दैट्स इज की फॉरेन कोलैबोरेशन जो किसको बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन? नाम से भी चल रहा है फॉरेन, मतलब ऑब्वियसली इन दो जो एग्रीमेंट होता है, कोलैबोरेशन का मीनिंग सेम रहेगा, एग्रीमेंट होता है, आइडिया शेयर किया जाता है, लेकिन एक छोटा चेंज क्या आ गया, वर्ड क्या लग गया साथ में, फॉरेन। तो इसका मतलब एक पार्टी इंडिया की होगी और एक पार्टी कहाँ की होगी, बाहर की होगी। तो यहाँ पे जो दो कंपनी हम कवर करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो कंपनी में क्या नाम लिया गया, एक तो रेजिडेंट होगा और एक नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिडेंट होगा बेटा, एक नॉन रेजिडेंट होगा, और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट होता है। और जब ये एग्रीमेंट किया जाता है बेटा, तो एग्रीमेंट में वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी चीजें जो है ना वो शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शेयर करेंगे। अब ये शेयरिंग कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि फॉरेन कंपनी कह रही है जी हम आपकी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा किस फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, लोन की फॉर्म में कर रहे हैं। इक्विटी में करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड। लोन की फॉर्म में तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर हो सकता है बेटा कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हम आपकी कंपनी में ना एग्रीमेंट कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, हम आपकी कंपनी में एग्रीमेंट करें मैनेजमेंट के लिए। और पॉइंट बेटा हमें तो क्या किसी भी चीज के लिए एग्रीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने लिखा कि बेटा जब यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है तो जनरली दो तरह के एग्रीमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। या तो वो एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कौन सा, फाइनेंशियली, फाइनेंस का मतलब समझ गए ना, कि पैसा दिया जा रहा है, या फिर कोई और कर रहे हैं। पता है यहाँ पे जो एक डोमेस्टिक कंपनी और एक जो बाहर की कंपनी है, ये दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट कर रही है, और एग्रीमेंट में डिसाइड किया जा रहा है कि बाहर की कंपनी डोमेस्टिक कंपनी पैसा शेयर करेगी। अब वो जो पैसा शेयर किया जाएगा, या तो बेटा वो इक्विटी की फॉर्म में कर रहे हैं, या फिर वो लोन की फॉर्म में कर रहे हैं। इक्विटी में करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उसके बदले क्या मांग रहे हैं वो, लोन की फॉर्म में करते बेटा वो क्या मांग रहे हैं इसके बदले में। तो बेटा ऐसे कोलैबोरेशन को नाम बोलते हैं दिस बोला फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। वैसे बाय कर लो ठीक है, एक एग्रीमेंट करके एक अच्छा शेयरिंग लगाना,
क्लियर? तो वो किस में आ जाएगा? फॉरेन कोलैबोरेशन में वहाँ पे आ जाएगा। कई बार आपने सुना है, कई बार कहते हैं कि इस कंपनी में, बाहर की कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। अब एक चीज़ बताओ, बीएसएनएल कंपनी है, टाटा कंपनी चाहे तो डायरेक्ट शेयर खरीद सकती थी, उसने एक एग्रीमेंट करके ही क्यों खरीदा? और माइंड तो एग्रीमेंट करके वो एक प्रॉपर मतलब नोटिफाई करती है कि मैं, हम आपकी कंपनी पैसा लगा रहे हैं तो किस पर्पज के लिए लगा रहे हैं, तो उसको क्या नाम बोल देंगे? फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के टाइम में आप जितनी कंपनी में शेयर खरीदो तो हर कंपनी आपसे कोलैबोरेशन करे, नहीं। जहाँ पे आप प्रॉपर वैसे एक बड़ा इन्वेंट अमाउंट एक इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर एक एग्रीमेंट करके, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन। या फिर बच्चों दूसरा क्या क्या हो सकता है? ठीक है, क्या मैं एक कंपनी से एग्रीमेंट कर सकता हूँ कि सर प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, मार्केटिंग आप करो, प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, मैनेजमेंट आप करो, प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी आप अपनी लगाओ। हो सकता है, नहीं हो सकता वहां पे? तो वहां पे बेटा जो अदर्स में और क्या क्या कोलैबोरेशन हो सकता है उनका, या तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोलैबोरेशन हो रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कोलैबोरेशन का हो रहे हैं, या फिर मार्केट मैनेजमेंट स्किल के रिगार्डिंग हो रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, कोलैबोरेशन किसी भी चीज का हो सकता है। आप मतलब उनके साथ फाइनेंशियली भी कर सकते हो, और आप उनका कौन सा कर सकते हो बेटा यहाँ पे? ठीक है, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज का कर सकते हो आप। बस एक पॉइंट मुझे याद रखना, अगर मैं फाइनेंशियली उनके साथ करता हूं, मतलब किस इसका हो रहा है उनका कि वो इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो लोन की फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे, तो बेटा याद रखना, अगर आपने उससे फाइनेंशियल कोलैबोरेशन किया ना पार्टी के साथ, तो ये चीज जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? आरबीआई उसको जो यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो जब भी आप फॉरेन पार्टी के साथ फॉरेन वाला कोलैबोरेशन करोगे, फाइनेंशियल वाला करोगे, तो वो आरबीआई के अंडर आएगा। आपको उस केस में किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? आरबीआई का। लेकिन जहां पे बेटा अदर देन फाइनेंशियल कोई भी कर रहे हो, मतलब जब पैसा यूज नहीं हो रहा है, मार्केटिंग यूज हो रही है या फिर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो बेटा ये चीज आरबीआई के अंडर नहीं आती है, किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा इस चीज के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, किस नाम से? डीपीआईआईटी। ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको एक बार, ये डीपीआईआईटी क्या फुल फॉर्म थी? लिख लो बेटा फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे अदर देन फाइनेंशियली करोगे तो वो डीपीआईआईटी के अंडर जाएगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल वाला कोलैबोरेशन करोगे तो वो किसके अंडर आएगा? वो आपका आरबीआई के अंडर वहां पे आएगा। बेटा जो पॉइंट यहाँ पर समझ में आया जो है वर्ड आपको? तो फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब क्या बताओगे? एक एग्रीमेंट हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी और आउटसाइड वाली कंपनी, क्लियर, और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया जा रहा है जहां पे वो आइडिया शेयर कर रहे हैं, या बिजनेस शेयर कर रहे हैं, या फाइनेंशियल शेयर कर रहे हैं, तो बेटा उसको क्या बोल दिया जाएगा? दिस इज कॉल्ड द फॉरेन कोलैबोरेशन। बेसिक समझ में आपको हमें फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब? ठीक है, और ये टॉपिक बेटा यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा है, जहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो सिर्फ लिख लो बेटा, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बुक में बच्चे इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि फॉरेन कोलैबोरेशन किसको बोलते हैं, और उसके फीचर्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। सेकंड बेटा इसके बाद आएगा कि ये फॉरेन कोलैबोरेशन क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है जी, तीसरा जो वर्ड आएगा, किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, एग्रीमेंट करने का तरीका क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहेगा। फोर्थ में हम पढ़ेंगे फॉरेन कोलैबोरेशन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। और लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिया में, इंडिया में फॉरेन कोलैबोरेशन के प्रोविजन क्या है। इंडिया में फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या अप्रूवल चाहिए, क्या काम वहां पे करना पड़ेगा, तो ये जो सारी चीज आपको यहाँ पे आपको बताई गई है। तो बस यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना बेटा, जो अभी आपको बताया गया है। क्या?
चलिए बेटा नोट सबने समझ आया इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप जो स्टार्ट करते बेटा इसके मीनिंग से कि फॉरेन कोलैबोरेशन जो किसको बोलते हैं, तो लैंग्वेज जो ध्यान से पढ़ना इसमें क्या लिखा गया। तो बच्चों यहाँ देखिए फॉरेन कोलैबोरेशन में एक अलायंस होता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, किसके बीच में एग्रीमेंट होता है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट एंटिटी। और यहाँ पे बच्चों जब नॉन रेजिडेंट एंटिटी के बीच में जो एक वर्ड होता है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया कि एक एग्रीड टास्क, मतलब वो पहले से एग्री कर लेंगे ना कि हम किस काम के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक एग्रीड टास्क काम करना चाहते हैं, वो कैसे, कलेक्टिवली, कलेक्टिवली काम करना चाहते हैं, या तो विद इन द कंट्री करना चाहते हैं, या फिर रेजिडेंट, या फिर डोमेस्टिक, या फिर नेटिव एंटिटी आउटसाइड कंट्री, या फिर नॉन रेजिडेंट और द फॉरेन, और मतलब जो एग्रीमेंट हुआ ना, उस एग्रीमेंट का एक इंडियन एंटिटी और एक फॉरेन एंटिटी का एग्रीमेंट हुआ, और उसका काम जो होगा एग्रीमेंट का, या तो कलेक्टिवली जो काम कर रहे हैं तो वो इंडिया में काम कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर बाहर जाके काम कर रहे हैं, या फिर बाहर वाली कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब जैसे मुझे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने मार्केटिंग वाला कोलैबोरेशन किया, ठीक है, मेरी, अब मुझे बताओ मार्केटिंग वाला मेरी विद इन द कंट्री काम कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर काम कर रहे हैं, क्या मेरी कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भाई मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बेचेगी, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये कौन सा जो पॉइंट हो गया, विद इन द कंट्री। अब मैं सेम थिंग, मैं अगर बाहर वाली कंपनी से कॉन्टेक्ट करता हूँ कि मैं आपका प्रोडक्ट फॉरेन में बेचूंगा, तो वो काम कहां पे कर रहा हूं मैं, कोलैबोरेशन का आउटसाइड कंट्री। तो हर चीज जो किसमें कवर की जाएगी, आपके फॉरेन कोलैबोरेशन में आपकी रहेगी। आप अल्टीमेटली मान के चलो बच्चों पे कि जहां भी हम एग्रीमेंट करते हैं ना, एक रेजिडेंट एंटिटी और नॉन रेजिडेंट एंटिटी को, उसी को क्या नाम बोल दिया जाएगा, फॉरेन कोलैबोरेशन को बोल दिया जाएगा। लेफ्ट पॉइंट यहाँ पर, तो अल्टीमेटली क्या बोलो चोट यहाँ पे, ठीक है। आगे इसका जो एक मीनिंग यहाँ पे प्रॉपर से लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो आपको जो एग्जाम जो वर्ड लिखना है कि एक एग्रीमेंट किया जाता है बिटवीन रेजिडेंट and non-resident entity to carry agreed task collectively, कि वो उस काम को कलेक्टिवली वहां पर करेंगे, कलेक्टिवली। दिस इज कॉल्ड द फॉरेन कोलैबोरेशन। दैट्स कॉल्ड द फॉरेन कोलैबोरेशन को कहा जाएगा यहाँ। एक पॉइंट बता सकते हो जितना अभी तक आपने पढ़ा, फॉरेन कोलैबोरेशन से क्या लग रहा है, क्या फायदा होने वाला है, पर इंडिया को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, बाहर की कंपनी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या लगता है आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और बाहर की कंपनी इंडिया में क्यों आना चाहती है, इंडिया में क्यों फॉरेन कोलैबोरेशन कर रही है, क्या ऑब्जेक्ट है उसका फॉरेन कोलैबोरेशन करने का। वेरी गुड, चीप लेबर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा मिल जाएगा, उनको चीप लेबर मिल जाएंगे, मतलब जिन चीजों के लिए उनको बाहर बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इंडिया में उनको सस्ते में लेबर मिल जाएंगे वहाँ पे। गुड। और क्या बेनिफिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया को क्या बेनिफिट है बेटा, इंडिया अभी डेवलपिंग में आता है। अब यहाँ पे अगर फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगेंगे, तो क्या वो डेवलपिंग से डेवलप में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी एक बेनिफिट होगा, नहीं होगा, इंडिया को इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसके रिगार्डिंग। तो ये सब जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो किसमें बताया गया है, दैट्स द फीचर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, कि अगर कोई भी फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाएगा तो उसका क्या क्या बेनिफिट वहां पर होने वाला है। तो चेक करते बेटा यहाँ पे कि क्या क्या बच्चों बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। हाँ जी, तो इसके फीचर्स बच्चों क्या क्या होंगे आपको दिया गया, बेटा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया वर्ड। पहला पॉइंट तो पढ़ चुके हो, एक अलायंस किया जाता है कि इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो एक एग्रीड टास्क किया जाएगा, वो भी कैसे, और कौन करेगा, विद द पार्टिसिपेशन दोनों रेजिडेंट और, दिस इज द पॉइंट बेटा। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन का फीचर बता रहे हैं कि जहां पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए वहां पे काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट वन साथ साथ लिखते हुए चलो, ठीक है, कि इसके फीचर्स क्या क्या होंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो नंबर वन बेटा वर्ड आ गया यहाँ पे, दैट इज द एग्रीड टास्क कलेक्टिवली। एग्रीड टास्क कलेक्टिवली, जो दोनों वहां पे मिलके वहां पे काम करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट बता बेटा, जब ये कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो क्या सिर्फ ये एक ही पार्टी के बेनिफिट के लिए होता है, या दोनों के बेनिफिट के लिए होता है। कुछ ना कुछ तो दोनों का बेनिफिट होगा ना, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक का बेनिफिट है दूसरे का लॉस हो, ठीक है। यहाँ पे तो चेक करो देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, कि जब जो ये अलायंस किया जाता है ना, और यहाँ पे याद देखना, अलायंस में जो रेजिडेंट एंटिटी होती है, देखो यहाँ पे क्या नाम था उसका,
याद है ना, दो एंटिटी मैंने ली थी यहाँ पर। एक एंटिटी कौन सी ली थी मैंने, रेजिडेंट, और दूसरी एंटिटी कौन सी ली थी बेटा? तो बेटा याद रखना, जो रेजिडेंट एंटिटी होती है ना, इसी को ही हम एक नाम और बोलते हैं, या तो आप इसको डोमेस्टिक एंटिटी कह सकते हो, या इसका एक नाम होता है नेटिव कंपनी। क्लियर? और जो नॉन रेजिडेंट एंटिटी होती है बेटा, इसको नाम बोला जाता है दैट्स नॉन नेटिव कंपनी। मतलब जो इंडिया की नहीं है, वो बाहर की कंपनी है, तो उसको जो नाम बोलते हैं नॉन नेटिव कंपनी। तो अगर आपको कहीं पे नेटिव वर्ड दिखता है तो समझ जाना है रेजिडेंट एंटिटी की बात कर रहा है, और नॉन नेटिव वर्ड दिखेगा तो ये फॉरेन एंटिटी की वहां पे बात कर रहा है बेटा। ठीक है जी, तो चेक करो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा गया, एक अलायंस हो रहा है किस किस में, डोमेस्टिक और नेटिव, और दूसरे को क्या नाम बोल देंगे, फॉरेन। और ये मतलब किसी के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है, फर्म्स के बीच में भी हो सकता है, कंपनी के बीच में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, कि जहां बेटा वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू फाइनलाइज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन सम टास्क, जॉब और प्रोजेक्ट। ठीक है यहाँ पे, तो जो पॉइंट नंबर 2 कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो फॉरेन कोलैबोरेशंस का जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन एनी पर्सन, मतलब ये जो एग्रीमेंट हो सकता है बेटा, तो ये किसी के बीच में भी जो एग्रीमेंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ये फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो एक कॉमन टास्क को काम करने के लिए काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर में जो अलायंस किया जा रहा है वो किस किस के बीच में यहाँ पे हो सकता है, याद रखोगे बट। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 चेक करो बेटा, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया, और ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये जो अलायंस किया जाता है तो इसमें सिर्फ एक का बेनिफिट नहीं होता, किसका बेनिफिट होता है, तो सबके बेनिफिट के लिए बेटा वो किया जाता है। ठीक है यहाँ पे, तो ये बच्चों जो अलायंस किया जाएगा, जो एग्रीमेंट किया जाएगा, जो फॉर्म किया जाएगा, वो जो पार्टी बेटा उसमें जो इनकॉर्पोरेट हुई है, कोलैबोरेशन जो एग्रीमेंट में पार्टी है, तो उन दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बेटा वो वहां पे काम किया जाता है। पॉइंट फॉर बेटा यहाँ पे चेक करो बेटा, यहाँ पे कि कौन कौन सी पार्टी कोऑपरेट करती है, अगेन सेम वर्ड वही बार बार ले रहा है, म्यूचुअल कोऑपरेशन किया जाएगा किस किसके बीच में, रेजिडेंट और, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं वहां पे, कर रहे हैं ना वहां पे काम। नेक्स्ट वन, हाँ जी, चेक करो बेटा ये पॉइंट क्या बता रहा है आपका, मुझे बताओ, अभी अपने वर्ड लिया था फॉरेन, फॉरेन वर्ड मैं कोलैबोरेशन के साथ कब लगाऊंगा, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। कोलैबोरेशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कोलैबोरेशंस के साथ फॉरेन वर्ड कब लगेगा, फॉरेन कोलैबोरेशन। तो इसका मतलब जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, क्या उसमें उस एग्रीमेंट में कम से कम एक पार्टी बाहर की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया, चेक करो क्या लिखा है वर्ड, फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड एज पर द अबव डेफिनेशन बेटा इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, और क्या कंपल्सरी है, वन और मोर क्या होने चाहिए बेटा, वो कोलैबोरेट करेंगे वन और मोर रेजिडेंट एंटिटी के साथ। अगर दोनों नॉन रेजिडेंट हुई तो भी फॉरेन नहीं कहेंगे, दोनों रेजिडेंट हुई तब भी फॉरेन नहीं कहेंगे, तो उनमें से एक पार्टी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, दूसरी पार्टी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंट होनी चाहिए, तभी बेटा उसको वहां पे हम फॉरेन कोलैबोरेशंस कहेंगे, तभी ये वाले रूल्स वहां पे लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। और ये तो जनरल पॉइंट है ना, लिखित हो गए ना, तो इसके बारे में तो आप नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बेटा। हाँ जी, अब आता बेटा अप्रूवल किसका चाहिए, तो चेक करो बेटा किसका अप्रूवल चाहिए, डिपेंड करेगा, बताया था मैंने आपको, फाइनेंशियली करोगे तो किसका अप्रूवल, और अगर बाकी कोई और कोलैबोरेशन करेंगे तो सीजी, सीजी लिख के आओगे या फिर क्या लिख के आओगे, टीपीआईआईटी लिख के आना, वहां पे सीजी मत लिख के आना। ठीक है यहाँ पे, तो चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर स्टार्टिंग फॉरेन कोलैबोरेशन दोनों एंटिटी बेटा, जो रेजिडेंट और नॉन एंटिटी है, वो अप्रूवल लेंगी, किसका अप्रूवल लेंगी, हाँ जी, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। क्लियर, तो उनको बेटा अप्रूवल लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट वन, हाँ जी, अब जो इसके बाद बताया बेटा इनके बीच में एग्रीमेंट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से होगा, तो चेक करो यहाँ पे कैसे एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे जो याद रखना, इनके बीच में ना दो एग्रीमेंट होंगे, पहले कौन सा एग्रीमेंट होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक फाइनल एग्रीमेंट अलग से होगा, ये मैं आपको अलग से प्रोसीजर में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो एक नॉर्मल चीजें डिस्कस की जाती है, जिसको आप ड्राफ्ट बोलते हैं ना, ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, फिर उसका फाइनल किया जाता है, तो ये लाइक ड्राफ्ट का काम करेंगे। और फिर उसके बाद एक फाइनल एग्रीमेंट होगा, जिसमें सारी चीज लिखी जाएंगी, क्या शेयर किया जाएगा, कितना डिविडेंड दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो बेटा सारी चीज वहां पे लिखी जाती है। ठीक है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि जो प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट होता है ना, तो उसमें वो दोनों पार्टी डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करते हैं, चेक करो बेटा,
कि नॉन रेजिडेंट एंटिटी क्या क्या प्रोवाइड करेगा, लाइक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी, मशीन, ये सब प्रोवाइड करेगा, और रेजिडेंट एंटिटी क्या प्रोवाइड करेगी, समझ रहे ना, इसके बदले में ये चीजें वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपके फीचर्स में आ सकता है, तो ये आप लिख सकते हो कि एक पहले एक सिंपल एक एग्रीमेंट किया जाएगा, तो एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट वहां पे किया जाएगा, और इस एग्रीमेंट में साफ साफ प्रोवाइड किया जाएगा कि रेजिडेंट एंटिटी नॉन रेजिडेंट को क्या प्रोवाइड करेगी, और नॉन रेजिडेंट एंटिटी रेजिडेंट को क्या क्या प्रोवाइड करेगी। तो रेजिडेंट एंटिटी और नॉन रेजिडेंट एंटिटी, तो ये जो रेजिडेंट एंटिटी है, ठीक है, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगी बेटा, चीप लेबर, रॉ मटेरियल, है ना, तो ये चीज यहाँ पे प्रोवाइड इसको करेगी। और जनरली नॉन रेजिडेंट एंटिटी क्या प्रोवाइड करती है, जनरली फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, मैनेजमेंट, अगर आपको चाहिए तो ये चीज ले सकते हैं यहाँ पे। और ये सारी चीजें जो होंगी बेटा, ये पहले से ही कहाँ पे लिख दी जाएंगी, ये प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट में जो पहले से ही वहां पे लिख दिया जाएगा। समझ में पॉइंट। नेक्स्ट वन, हाँ जी चेक करो बेटा, इसके बाद क्या लिखा वर्ड, जब जो परमिशन मिल जाएगा उसी के बाद वो क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट को क्या करेंगे बेटा, साइन करेंगे, और साइन करने के बाद ही बच्चों जो उसमें लिखा गया है, जो एक्सपेक्टेशन थी, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी उसमें लिख दी जाएंगी, और उसका टेंडर उनका जो एज पर लिखा गया था वो स्टार्ट हो जाएगा, वो टाइम पीरियड वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। बेटा फाइन यहाँ पर लिख दोगे फीचर्स करके, ठीक है, और कोई भी बच्चों इसमें से फीचर्स में ना 5 से 6 पॉइंट लिख के आ जाना, 5 से 6 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बाकी डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिख के आना है, लिख दोगे। चलो बेटा एक बार जल्दी से रिवाइज करो यहाँ तक, फिर इसके बाद चलेंगे कि इसके कुछ चीजें और बताई गई हैं फीचर्स में, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ जी, तो आप बेटा तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं बेटा, किसके और क्या क्या फीचर बताए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा अभी आपने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ किस तरह का ये रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, जो जनरली पार्टनरशिप होती है। अब ये पार्टनरशिप किस किस के बीच में हो सकती है, किसी के बीच में भी हो सकती है, पढ़ा था ना अभी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट टू कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, फर्म भी आ सकते हैं, कि जो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप की तरह वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे लैंग्वेज जो ध्यान से पढ़ो, ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्या वर्ड लिखा गया, पढ़ो ध्यान से, इट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो बिटवीन द डोमेस्टिक एंटिटी और किसके बीच में होती है, क्लियर, एंड इन सच अलायंस जो हर पार्टनर अपना अपना जो भी रोल है बेटा वो प्ले करते हैं। लाइक क्या क्या रोल होता है आपने पढ़ा, फोर एंटिटी डायग्राम में क्या प्रोवाइड करती है, और डोमेस्टिक कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, चीप लेबर, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल एंड सो ऑन। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा जो बेनिफिट क्या पढ़ा आपने बेटा, यहाँ पे आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे आपको चाहिए, पढ़ा था अभी आपने, ठीक है। और किसका चेक करो बेटा, में बिफोर इनिशिएटिंग द फॉरेन कोलैबोरेशन, तो बेटा वहां पे एंटिटी को परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे परमिशन चाहिए, क्लियर। और अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग तो फिर किसका परमिशन चाहिए था, तो चेक करो बेटा, में गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए व्हेन द कंटेंट ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द इंडस्ट्रियल और द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इट्स कंट्री, मतलब ऑब्वियस है अदर मैटर्स कह सकते हो आप यहाँ पे। और फाइनेंशियल मैटर मैंने आपको बताया थे कहाँ पे आएगा, ठीक है यहाँ पे। हाँ जी, तीसरा जो बेनिफिट, जनरली बेटा जो एग्रीमेंट होता है ना, देखो किस किस के बीच में जनरली होता है, चेक करो बेटा, डेवलप्ड एंड द, या फिर लेस डेवलपिंग कंट्री, क्लियर, क्योंकि देखो जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है, जैसे यूएसए हो गया है, जापान हो गया है, सिंगापुर हो गया है, तो ये कंट्री किस में आते हैं, डेवलप्ड कंट्री में आती है। अब ये जो मुझे बताओ, एग्रीमेंट करने की रिक्वायरमेंट किसको है, डेवलप्ड कंट्री को, लेस डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को, किसको, डेवलपिंग कंट्री करना चाहेगी ना, कि भाई ताकि वो और ज्यादा डेवलप हो, बेटा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक नालायक बच्चा है, रिक्वायरमेंट किसको है एग्रीमेंट करने की, हाँ, इंटेलिजेंट जाके नालायक के साथ एग्रीमेंट करेगा, और नालायक बनने के लिए नालायक एग्रीमेंट करेगा इंटेलिजेंट बनने के लिए, समझ रहे हो ना, ठीक है जी। तो सेम थिंग बेटा यहाँ पे देखो लिखा गया बेटा कि जनरली जो एग्रीमेंट किया था ना, वन और मोर एब्रोड एंटिटी, यूजली जो कौन होती है, वो कहां से होती है, डेवलप्ड कंट्री से आती है कैंडिडेट। और ये जनरली एग्रीमेंट कौन कौन सी कंट्री आती है, लाइक यूएसए हो गया है, जर्मनी हो गया है, जापान हो गया है,
तो इन कंट्री से बेटा कहीं ना कहीं एक एंटिटी वहां से होती है और दूसरी एंटिटी कहां से होती है जनरली, या तो डेवलपिंग कंट्री से होती है या फिर लेस डेवलप कंट्री से आती है। लाइक जैसे डेवलपिंग में नाम आता है, इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, इंडोनेशिया आ गया, पाकिस्तान भी आ सकता है क्या? किसमें आता है पाकिस्तान? लेस डेवलप में, ठीक है, पहले डेवलपिंग में था लेकिन अब लेस डेवलप में आ चुका है। क्या? हाँ, उसके बाद फिर वो मर्जर का आ जाएगा कि किसी कंट्री के साथ हो सकता है, चाइना के साथ हो या फिर INDIA के साथ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन ऑफिशियली हम कुछ नहीं कह सकते। देख बेटा यहाँ पे, तो तीसरा जो फीचर्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो एंटिटी ली जाती है तो दो एंटिटी कौन कौन सी ली जाती है, एक एंटिटी जनरली कहाँ से होती है, डेवलप्ड से होती है, और दूसरी एंटिटी कहाँ से होती है, या तो डेवलपिंग कंट्री से होती है या फिर लेस डेवलपिंग कंट्री से बेटा वो ली जाती है। नेक्स्ट वन, हाँ जी, मुझे बताओ डेवलप्ड कंट्री को क्या बेनिफिट है? अगर ये कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने कहा एक एक एंटिटी कहां से होगी, डेवलप्ड कंट्री से, एक एंटिटी कहां से होगी, तो मुझे बताओ डेवलप्ड कंट्री को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? चेक करो बेटा यहाँ पे क्या क्या मुझे मिलेगा, क्या उनको एक डेवलप्ड कंट्री को क्या एक गुड रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा? एक अच्छी रिटर्न कमाएंगे ना वहां से, क्योंकि वहां पे चीप लेबर मिलेंगी, ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको बेनिफिट होगा नहीं होगा? क्लियर? और क्या बच्चों बेनिफिट है, कहीं ना कहीं उनकी एक रेपुटेशन बनेगी नहीं बनेगी? अब हर जगह कहते हैं USA ने फाइनेंस किया, कितना अच्छा लगता है सुनने में, USA मतलब USA भी हर किसी को पैसा दे रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो क्या उसकी एक रेपुटेशन बनेगी नहीं बनेगी? अगर मैं मान लो आप सबको लोन दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या मेरी एक रेपुटेशन बनेगी नहीं बनेगी, कि भी मैं आपके सबके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो एक रेपुटेशन वहां पे बनती है। तो ये दो चीजें भी डेवलप कंट्री को फायदा होता है, उम्मीद मत करना मुझसे लोन की, ठीक है। हाँ, सैलरी नहीं बताऊंगा कितनी है, तब आप लोगों को पता ही है, बट इसमें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है जी। तो क्या क्या बताया, नंबर वन क्या क्या बेनिफिट होता है डेवलप कंट्री को, नंबर टू, अच्छा बताओ डेवलपिंग को क्या बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है अगर फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाएगा? डेवलपमेंट होगी, पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मशीनरी मिलेंगी, फायदा होगा ना, ठीक है। और साथ में मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बेटा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, तो एक काम करो इस पॉइंट को लिख ही लो आप पॉइंट पर 4 करके, कि जो जनरली बेटा जो फॉरेन कोलैबोरेशन लिया जाता है, तो दो एंटिटी ली जाती है, और जनरली जो वन एंटिटी होती है वो डेवलप्ड कंट्री से होती है, और एक एंटिटी जो होती है वो डेवलपिंग से भी हो सकती है या फिर लेस डेवलप कंट्री से हो सकती है, लेस डेवलप कंट्री से हो सकती है, ठीक है जी। और जो डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री को फॉरेन करेंसी करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, अभी आपने पढ़ा गुड रिटर्न्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली रिटर्न अच्छा मिल रहा है, ठीक है जी। और दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा गुड रेपुटेशन, एक अच्छी रेपुटेशन वहां पे बनेगी। लेकिन डेवलपिंग को क्या बेनिफिट है, ठीक है, रिसीव सोर्सेस, क्या क्या सोर्स मिल रहा था उसको, फाइनेंस, मशीनरी, तो लिख लो ना यहाँ पे, तो ये एक्सेट्रा लिख देते हैं, तो ये सब इसको मिलेंगे। और दूसरा बड़ा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये बेनिफिट यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को होगा अगर वो ऐसा करते हैं। ये बेनिफिट वहां पे किया जाएगा। डन, समझ बच्चों वर्ड यहाँ पे आपको लिख दोगे ना, फीचर्स में अलग अलग फीचर्स यहाँ पे बन जाएंगे। और क्या बच्चों बेनिफिट होगा चेक करो,
क्या एक बिजनेस रिलेशनशिप बनेगा कंट्री टू कंट्री के बीच में? बनेगा ना कि भाई वहां पे दोस्ती होगी दो दो कंट्री के बीच में, तो ये फायदा वहां पे होगा। तो चेक बना पे, तो ये बिजनेस जो रिलेशनशिप बनेगा अमोंग द डिफरेंट, ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक गैप है, क्लियर, तो वो खत्म होगा और वो एक दूसरे क्या होंगे, क्लोजर होंगे। तभी तो कहना इंडिया और रशिया का आपने सुना होगा, उनके बिजनेस कोऑपरेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तभी तो इंडिया और रशिया की एक अच्छी दोस्ती है। ठीक है, यहाँ पे अभी जो याद होगा आपको रशिया में और यूक्रेन की जब लड़ाई स्टार्ट हो रही थी, इंडियंस कैसे आए थे और उसके चक्कर में पाकिस्तानी भी कैसे आए थे, ध्यान है ना? तो फ्लैग दिखा के, इंडिया का फ्लैग दिखा दोगे तो उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। क्या? नहीं, मैं अपनी वीडियो किसी को नहीं दूंगा ये। नहीं, ये उत्तराखंड से है। हाँ जी, चेक कर बेटा। हाँ जी, फॉरेन कोलैबोरेशन में जो यहाँ पे याद रखना दो तरह के लेवल पे किया जाता है। याद रखना, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर फॉरेन कोलैबोरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट लेवल। और कंपनी टू कंपनी करते हैं उसको क्या नाम बोल देते हैं, कॉर्पोरेट लेवल। तो चेक करो बेटा, गवर्नमेंट लेवल पे ज्यादातर कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ सम फॉरेन कंट्री कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ, और कॉर्पोरेट लेवल में बेटा कौन करता है, कंपनी करती है कंपनी के साथ। तो याद रखना जहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे जो फॉरेन कोलैबोरेशन का एक पॉइंट और ले लेते हैं, पॉइंट 5, कि जो बेटा फॉरेन कोलैबोरेशन होता है इसको दो इनिशिएशन बताए गए हैं, एक गवर्नमेंट लेवल और एक कॉर्पोरेट लेवल। और ये आपको नाम से पता ही चल रहा होगा गवर्नमेंट लेवल का मतलब क्या है और कॉर्पोरेट लेवल का बच्चों मतलब क्या है, जो आप लिख दोगे यहाँ पे, गवर्नमेंट लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल। नहीं बेटा, गवर्नमेंट के ठीक है अलग से कॉन्टेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे किसी बिजनेस को करने के लिए अगर कोई कॉन्टेक्ट अगर किया जाए, मतलब इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये कोई कॉन्टेक्ट करते हैं किसी बाहर की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, यहाँ पे तो उसको बेटा यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, बिजनेस कोलैबोरेशन को कह दिया जाएगा, फॉरेन कोलैबोरेशन को कह दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, और क्या फायदा बेटा यहाँ पे करने का, तो चेक करो बेटा यहाँ पे, क्या यहाँ पे बच्चों क्या डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री क्या एक दूसरे की नीड को पूरा करेंगे नहीं करेंगे, मतलब जो चीज उनको चाहिए वो हम दे देंगे और हमें जो चीज चाहिए वो हमें दे देंगे। तो क्या एक तरह से देखा जाए तो क्या वो एक दूसरे की हेल्प करते नहीं करते हैं इससे, और आपको पता भी एक दूसरे को क्या देते हैं वो, हम उनको चीप लेबर रॉ मटेरियल सस्ते में देते हैं और वो उसके बदले पैसा देते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स जो पॉइंट यहाँ बेटा, तो बेटर जो भी रिसोर्सेज इसके पास जितने हैं क्या उसको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है क्या, आंसर यस। और क्या फायदा बेटा यहाँ पे, चेक करो बेटा पे, इसका स्कोप मैंने बताया था, इसका खाली स्कोप फाइनेंस तक नहीं है, याद है फाइनेंस में भी कर सकते हो कोलैबोरेशन, प्रोडक्शन में कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, मैनेजमेंट में कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। तो इसका स्कोप जो है बच्चों इज वाइडर, हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग बिजनेस को चलाने के लिए बेटा किसी भी चीज का कोलैबोरेशन किया जा सकता है। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा भी गया है, फाइनेंस का भी कर सकते हो, प्रोडक्शन का भी कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, टेक्निकल कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट का कर सकते हो, सब कर सकते हो। लिख दोगे ना, कितने सारे फीचर्स हो चुके हैं आपके पॉइंट। बस लास्ट में जो चेक कर लो बेटा, और क्या फायदा मिलेगा अगर फॉरेन क्रिएशन होता है, क्या डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, और क्या फायदा होगा बेटा, रिवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लिख दोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पॉइंट आपको करने हैं, बार बार करो बेटा हमें, तो जो पहले आया था और ये जो फीचर बताए गए हैं, तो इसमें से कोई भी 5 से 6 पॉइंट अच्छे से कर लेना, और इसमें ये जो बता देना जो वर्ड लिया है ना डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, तो ये वर्ड बेटा इसमें जरूर यूज कर लेना कि उनको क्या क्या बेनिफिट वहां पे होता है, कर लोगे, बोलो भाई। और एक बार ये पढ़ के देखो बेटा, ये भी आपका फीचर्स का ही काम कर रहा है, ठीक है, पढ़ के देखो, सब में सेम पॉइंट है क्या, तो क्या पर्पज होता है फॉरेन कोलैबोरेशन करने का, क्या हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, मार्केट बढ़ाने के लिए किया जाएगा, एक नई मार्केट ऑक्यूपाई करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट वन, क्या एक हाई ऑपरेटिंग जो कॉस्ट आपकी लगती है क्या उसको रिड्यूस करेंगे नहीं करेंगे नॉन रेजिडेंट, इसको जब लेबर पहले बहुत महंगी मिलती है अब सस्ती मिलेंगी, तो क्या वही प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, और क्या उससे फायदा होगा, ऑप्टिमम यूज हो पाएगा, ऑप्टिमम यूज ऐसे है ना कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, जो चीज नॉन रेजिडेंट को चाहिए वो उनको मिल जाएगा, तो क्या दोनों को बेनिफिट है या नहीं है चीज,
ठीक है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बच्चों दोनों को बेनिफिट मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो सारे पॉइंट वही है नहीं है जो अपने फीचर्स में पढ़े थे। ठीक है यहाँ पे। तो चलो बेटा एक काम करो, एक बार ये भी एक बार जल्दी से रिवाइज करो फास्ट, सारे फीचर्स याद होने चाहिए आपको। और जब एग्जाम में फीचर्स लिखोगे ना तो हेडिंग वाइज लिख के आना, पहले हेडिंग लिखना है और उसके बाद फिर उस चीज को डिफाइन करना है आपको वहां पे। चलो रिवाइज करो बेटा फास्ट। हाँ जी। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे आता है, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मीनिंग हो चुका है, फीचर्स हो चुके हैं। अब बेटा इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको बन सकता है कि ये जो फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, ये जो कितने टाइप्स का आपका फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाता है, तो डिपेंड करेगा ना कि जो चीज शेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से नाम दे दिया गया। और ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। या तो अगर मुझे बताओ, अगर आप इक्विटी के फॉर्म पैसा लगाते हो तो कौन सा कोलैबोरेशन होगा, फाइनेंशियल। मार्केटिंग में लगाओगे तो मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी, और मैनेजमेंट शेयर करते हैं तो बेटा यहाँ पे ना टोटल जो फॉरेन कोलैबोरेशन लिया ना, वो टोटल यहाँ पे इन्होंने 4 टाइप्स के कोलैबोरेशन यहाँ पे बताया है। ठीक है जी। जिसमें सबसे पहला बेटा कोलैबोरेशन जो होता है फॉरेन का, दैट इज फाइनेंशियल, फाइनेंशियल फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकता है। ठीक है जी। सेकंड बेटा आता है दैट इज द मार्केटिंग, थर्ड वन टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ वन दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। पता चल रहा है नाम से ही। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या लेके चलोगे कि जो बच्चों नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, नॉन रेजिडेंट जो एंटिटी है, वो क्या कर रही है फाइनेंशियल के अंदर, पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट मनी इन द रेजिडेंट एंटिटी। तो जब जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उस पैसे के ऊपर सिर्फ रिटर्न मांगी जाती है, बेटा उसको कौन सा फॉरेन कोलैबोरेशन कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फॉरेन कोलैबोरेशन। यहाँ पे। और बेटा याद रखना कि जब ये पैसा लगाया जाएगा तो उन्होंने कहा जी 3 तरीके से पैसा लगाया जा सकता है। या तो नॉन रेजिडेंट एंटिटी उस पैसे से क्या कर रही है, कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर रही है। ठीक है। या बेटा उस पैसे को वो किस फॉर्म में दे रही है कंपनी में, लोन की फॉर्म में दे रही है। या फिर बेटा उसी पैसे को मतलब लोन की फॉर्म में नहीं दिया गया, लाइक एज ए क्रेडिट फैसिलिटी की फॉर्म में दिया गया यहाँ पे। तो 3 तरह के बेटा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल के अंदर। क्या क्या जो एग्जाम्पल रखे, नंबर 1 इक्विटी। अब इक्विटी शेयर्स में आपको पता है कि जब इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया जाता है तो वहां पर उसके बदले डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है। यहाँ पे सेकंड बेटा वर्ड क्या आता है यहाँ पे, दैट इज द लोन। तो लोन के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। या फिर क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है जिसके अंदर भी उनको एक बेनिफिट वहां पे दिया जाता है यहाँ पे। तो दिस इज द पॉइंट यहाँ पे। तो ये सब किस में आता है आपका, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फॉरेन कोलैबोरेशन यहाँ पे। तो जब ना वो पैसा मनी की फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसी को ही फाइनेंशियल कोलैबोरेशन यहाँ पे कहा जाता है। क्या करो यहाँ पे क्या लिखा गया, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन द इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे आ रहा है बेटा पैसा, ये द डोमेस्टिक कंट्री। एंड इन दिस मेथड बेटा देखो पैसा किस किस तरीके से फाइनेंस किया जाता है। नंबर 1 क्या तरीका है बेटा, यहाँ पे जो फॉरेन एंटिटी वो क्या कर लेती है, शेयर्स खरीद लेती है। तो फॉरेन कंपनी परचेजेस द ओनरशिप शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, एंड इन रिटर्न उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। दूसरा जो तरीका क्या बेटा यहाँ पे, गिविंग द लॉन्ग टर्म लॉन्स। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ बेटा वो फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक एंटिटी को लॉन्ग टर्म जो प्रोवाइड करती है, इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, कैश मिलता है। और तीसरा जो क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनी बेटा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है किसको, डोमेस्टिक कंपनी। आपको पता है इवन इसके अंदर बेटा वो भी चीजें आती है, जैसे आपको पता है कंपनी है और वो बाहर से ना कोई मशीन इंपोर्ट कर रही है। अब इंपोर्ट कर रही है तो जो सप्लायर है जिसने मशीन दी है, तो वो एक एग्रीमेंट करता है कि ठीक है आप इसकी पेमेंट 6 महीने के बाद कर देना। तो क्या ये क्रेडिट फैसिलिटी में आएगा, नहीं आएगा बताओ, है ना। तो वो भी एक फाइनेंशियल प्रोविजन यहाँ पे माना जाएगा। याद रखोगे वर्ड कि जहां पर कुछ क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे बेटा याद रखना बस कि जनरली जो पैसा बेटा जाता है ना, वो कभी डेवलपिंग से डेवलप में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये पैसा जो जनरली फाइनेंस में किस में जाता है, डेवलप्ड से डेवलपिंग में पैसा आता है हमेशा। इसी को ही क्या नाम बोला गया, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। आ सकता है, ये जर्नल बता रहा है।
हम ये नहीं कह रहे कि ये कंपल्सरी है। देखो, हर एक कंट्री क्या चाहती है, अपनी प्रोग्रेस चाहती है, मतलब वो बढ़ती रहे। अब आप खुद सोचो, एक डेवलपिंग कंट्री से एग्रीमेंट कर रही है, क्या उससे कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? तो आपकी डेवलपमेंट कब होगी? जब डेवलप्ड कंट्री से करेंगे। तो ये हमेशा जो गवर्नमेंट है, जो रूल्स बनाती है, वो हमेशा यही चीज में प्रमोट करती है कि आपको जो एग्रीमेंट करना चाहिए वो किससे करना चाहिए? डेवलप्ड कंट्री से करना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि लेस डेवलपिंग के साथ नहीं करोगे, डेवलपिंग के साथ नहीं करोगे, कर सकते हो उनके साथ भी आप। लेकिन मेन ये प्रमोट उस चीज को, ये यहाँ पे ये माइंड। हाँ जी, सेकंड आ जाओ बेटा, टेक्निकल कोलैबोरेशन। नाम से टेक्निकल, क्या मतलब बता दो बेटा? टेक्नोलॉजी। एक फॉरेन एंटिटी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है किसके साथ? एक डोमेस्टिक कंपनी के साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है, प्रोफेशनल सर्विस दे रही है। चेक करो बेटा, क्या लिखा गया वर्ड? द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी टेक प्लेस इन द डोमेस्टिक होस्ट कंट्री। आपको पता है इवन 2002 में, जब दिल्ली में मेट्रो आई थी ना पहली बार 2002 में, आपको 2002 में आई थी, 22 साल हो चुके हैं मेट्रो को आए हुए। ठीक है यहाँ पे। और बेटा यहाँ पे कभी मतलब अगर 2002 की बात करें तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में भी इतना स्पेस निकल पाएगा, इतने सारे मेट्रो से बन पाएंगे। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है ये। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो ली गई बेटा बाहर की कंट्री से ली गई, कि हम इंडिया के अंदर मतलब एक मोस्ट क्रश एरिया, जो सबसे बड़ा एक पॉपुलेटेड एरिया है, कि वहां पर हम किस तरीके से टाइम निकाल, मतलब किस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। और आप देखते हुए के दिल्ली के अंदर मतलब अंडरग्राउंड इतने बड़े बड़े स्टेशन वहां पे बना दिए गए। ये सब क्या है बेटा? ये टेक्नोलॉजी तो है ये। तो ये सब टेक्नोलॉजी कैसे आई है? ये डीएमआरसी कंपनी का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का, बाहर की कंपनियों से बहुत सारा कोलैबोरेशन वहां पे हुआ है यहाँ पे। इवन आपको पता है, इवन आपको पता है आईसीएसआई के भी, अब जिसके मेंबर बनोगे, इनके भी कोलैबोरेशन होते रहते हैं। यूके की कंपनी, यूके के जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमारे सीएस को आप अलाउड करोगे कि अगर ये यहाँ की डिग्री लेना चाहे तो ले सकते हैं। मतलब यूके में भी सीएस होती है, वहाँ पे सीएस नहीं बोलते, कुछ और, ठीक है यूके में। अब यूके में जाके अगर आप सीएस करना चाहते हो बेटा, वैसे तो वहाँ पे अप्रोक्स 16 पेपर होते हैं, लेकिन आईसीएसआई के साथ उनका एक एग्रीमेंट है कि जो सीएस बन चुका है, तो आउट ऑफ 16 उसके 12 पेपर एग्जाम हो जाएंगे। फिर कितने पेपर और देने हैं आप? 4 पेपर देने, तो आपको यूके की भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा एज ए कंपनी सेक्रेटरी। हो जाता है, मतलब उसकी फीस आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो 15 से 16 लाख रुपए के है, सिर्फ पेपर देने के लिए। पास हो नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वहां की जो फीस जाती है वो पाउंड की फॉर्म में जाती है। पाउंड है ना वहां की, ठीक है, तो भाई पाउंड की फॉर्म में दोगे, यहाँ पे तो रुपीज की। या तो वेट कर लो, रुपीज स्ट्रॉन्ग होगा तब कर लेना। जब पाउंड मतलब 1 रुपए में 2-3 पाउंड आने लग जाएंगे तब कर लेना, तब सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तब तक रुकना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो अगले जन्म तक, है ना? तो हाँ जी, तो समझ में आया जो वर्ड यहाँ पे टेक्निकल, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या की जा रही है, शेयर किया जा रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। तो चेक करो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या लिया जा रहा है? टेक्निकल ऑप्शन इंक्लूड करता है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी। कहाँ पे दी जा रही है टेक्नोलॉजी? उसको डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी से ऐड किया जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो उसी को ही यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। तो चेक करो इसमें क्या लिखा गया है कि टेक्नोलॉजी में जो क्या होता है, फॉरेन जो कंपनी है वो टेक्निकल नो हाउ, प्रोफेशनल सर्विस, एक्सपर्टीज, ऑटोमेटेड मशीनरीज, तो ये बेटा एक डोमेस्टिक कंट्री में इंस्टॉल कराती है। तो ये सब जो बेनिफिट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जल्दी बेटा लिखा गया है, टेक्नोलॉजी हमेशा कैसे जाती है, डेवलप्ड से कहाँ पे जाएगी? डेवलपिंग में। एक तो होगा ना टेक्निकल कोलैबोरेशन, ये तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, क्योंकि नाम से तो चल रहा है कि टेक्नोलॉजी आगे ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है जी। तीसरा तो बता दो मार्केटिंग। पता चला मार्केटिंग में कि जहां पे एक फॉरेन कंपनी एग्री करती है कि गुड्स बनेगा इंडिया में, बेचेगी कौन? फॉरेन कंपनी। ऐसा एग्री कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो फॉरेन कंपनी बेटा एग्री करती है, हम आपके गुड्स को बेचेंगे जो प्रोड्यूस किसने किया है। अब इससे बच्चा आपको पता है फायदा क्या होता है? आपने डोमेस्टिक मार्केट तो कैप्चर कर ही रखी है, और आपने एक फॉरेन कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया, और फॉरेन कंपनी क्या करेगी? आपके प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में, अपनी कंट्री में लेके जाएगी और वहां पे बेचेगी। तो क्या आपके ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया नहीं हो गया इसका? तो ये एक सबसे बेस्ट वे जो दैट द मार्केटिंग।
ठीक है। और यही चीज आज के टाइम में हर कोई अपने जो इंडिया से भी कोई बिजनेस करता है, इंडिया वाली चीजों को बाहर अगर वो सेल करता है यहाँ पे, तो वो किस में आ जाएगा आपका, वो मार्केटिंग कोलैबोरेशन में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने वैसे एक कंपनी नाम सुना होगा, हल्दीराम। ठीक है। तो हल्दीराम बेटा क्या होता है, एक फॉरनर आता है, फॉरनर एक बिजनेसमैन होता है, और वो हल्दीराम में जाता है और वहां पे ना उसको चीजें बहुत अच्छी लगी खाने में। तो वो ना हल्दीराम के जो ओनर होता है उससे एक एग्रीमेंट करता है कि तुम अपने प्रोडक्ट बनाओ और हम आपके प्रोडक्ट को फॉरेन में जाके बेचेंगे। तो यहाँ पे हल्दीराम के बेटा फॉरेन में बहुत सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, और वो कौन से एग्रीमेंट किए जा रहे हैं वहाँ पे, मार्केटिंग। मतलब वहां पे हल्दीराम के नाम से स्टोर नहीं है, बस हल्दीराम के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है हल्दीराम के नाम से। ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स अ पॉइंट यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट जो करते थे वो लिखा गया है, फॉरेन कंपनी एग्री करती है हम अपने गुड्स को हम अपनी कंट्री में बेचेंगे। ठीक है। एज वेल एज आपकी कंट्री में बेच सकते हैं अगर आप अलाउड करोगे, तो एज वेल एज कहाँ पे बेचेंगे इसको हम, डिपेंड करेगा। या तो आपने सारा एग्रीमेंट कर लिया, इंडिया में भी तुम बेचो बाहर भी तुम बेचो, तुम्हारी मर्जी। या फिर इंडिया में तो हम ही बेचेंगे बाहर तुम बेचो। तो डिपेंड करता है बेटा, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो ओन कंट्री एंड इंटरनेशनल मार्केट, या फिर या तो ओन कंट्री और इंटरनेशनल, कुछ भी ले सकते हैं जहाँ मार्केट में गुड्स को बेचा जा रहा है। मेरे बेटा समझ में वर्ड यहाँ पे। मुझे बताओ, अगर ये चीज होती है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इंडिया में? देखा जाए तो हल्दीराम का यही हुआ ना, अब वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं बढ़ा, बताओ? बढ़ गया ना एक्सपोर्ट। दैट्स अ पॉइंट। क्लियर? इजी माइंड। लास्ट वन, मैनेजमेंट। बता दो बेटा मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मैनेजमेंट चलाने के लिए भी कंसल्टेंसी सर्विस ली जा सकती है क्या? क्या मैं हम अपना ये बिजनेस जो है इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करें? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम ये सर्विस भी बाहर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो चेक करो बेटा इसके अंदर क्या होता है, जो बाहर से हम क्या ले रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ली जा रही है कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करें। हम अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस था तो ठीक है कंट्रोल में था, बड़ा करेंगे तो भाई उसको कंट्रोल करने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। अब जैसे आप एक चीज बताओ, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, तो इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, तो जो कंपनी है क्या वो डायरेक्ट कैसे मैनेज करती होगी, इतने सारे स्टोर्स है उसके। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा टाटा का है तो जूडियो, स्टार्टिंग में 2 या 3 थे उसके स्टोर। ठीक है। आज के टाइम में इतने सारे स्टोर बन चुके हैं, अप्रोक्सीमेट कितने हो चुके हैं स्टोर? आई थिंक मैंने सुने में आया था 155 के आसपास स्टोर हो गए उसके टोटल, या पता नहीं 55 था। ठीक है। अब वो इतने सारे स्टोर्स को बेटा वहां पे जिनको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वहां पे कितना सेल हुआ, कहाँ पे कितना प्रोडक्ट बेचना है, तो ये सारी चीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब एक कंपनी जो प्रोडक्ट भी बना रही है मैनेजमेंट भी कर रही है, प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी उसको? बना प्रोडक्ट भी उसको बनाना है, और प्लस आगे कहाँ का कितना बेचना है वो भी मैनेज करना है, थोड़ा वो काम एक टाइम में पूरा कर ही नहीं पाएगी फिर। तो इसलिए क्या लगता है, क्या इन चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए नहीं चाहिए चीजों को? ठीक है अभी तो यहाँ पे वही सेम थिंग, हम एक फॉरेन कंट्री से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ले रहे हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, आप हमारी मैनेजमेंट करने में हेल्प करवाओ। ठीक है जी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे तो लिखा गया बेटा, इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन किस किस बीच में होता है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंसल्टेंसी लिया जाता है। और यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी है बेटा वो क्या प्रोवाइड करती है, और हमें सिखाती है, किसके बारे में सिखाती है, अबाउट द मैनेजमेंट। मतलब ये हमें एडवाइस देते हैं कि भाई आपके अगर कोई भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, बेटा हमें सिखाती है। और ये किसी भी चीज की रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोडक्शन की रिगार्डिंग हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। तो ये इस इसके रिगार्डिंग बेटा हमें वो एडवाइस देने का काम यहाँ पे करते हैं। बेटा पॉइंट यहाँ पर, तो ये हमें एडवाइस देने का काम यहाँ पे किया जाएगा। लिख दोगे? तो 4 तरह बेटा हमारे यहाँ पे फॉरेन कॉर्पोरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 फाइनेंशियल, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 टेक्नोलॉजी, एंड नंबर 4 मैनेजमेंट। पर क्या हो गया यहाँ तक आप? ठीक है। तो यहाँ तक आप जो पढ़ के आना है ये था बेसिक। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा फॉरेन कॉर्पोरेशन का टॉपिक तो हो ही जाएगा, साथ में आपका जो टॉपिक है ज्वाइंट वेंचर वो भी हम स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं तक आपको भी इसको पढ़ के आना है।